शुरू से किया है। सर जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि जिस तरीके से आज आपकी क्लिनिक में हम लोग पहुंचे हैं, अगर इससे शुरुआत देखा जाए तो शुरुआत आपने कब किया और आज जिस तरीके से नववर्ष 2026 का जो माह चल रहा है, फरवरी का माह जो चल रहा है, क्या कुछ खास है सर इतने वर्षों का कार्यकाल में? सो मैंने अपनी MD न्यूरो साइकेट्री की प्रैक्टिस 2020 से की है ना। सो अभी तक में मैंने बहुत ट्रेंड देखा है। अभी के टाइम पे मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयरनेस हो गया है सोसाइटी में। इवन पटना जैसे शहर में भी काफ़ी पेशेंट्स हैं जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। जो स्टिग्मा अटैच था मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, वो काफ़ी आजकल ब्रेक हो रहा है और मैंने काफ़ी इन्फ्लो देखा है पेशेंट्स का। अब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, किसी तरह की मानसिक बीमारी है, आजकल लोग खुद में सह नहीं रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। तो डेफिनेटली एक जो ट्रेंड हुआ है, जो भी अर्बनाइजेशन अभी के टाइम पे देख रहे हैं, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है कि पेशेंट आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस है वो काफ़ी सोसाइटी में फैल चुका है और लोग इस बारे में मतलब वाकई मन की बीमारी है। हाँ, ये मन की बीमारी है और ये बीमारी है जो ऐसा नहीं है कि एक फंक्शनल बीमारी है कि मैं आपको बोल दूंगा कि आप डिप्रेशन में हो तो आप आज से खुश रहो, ऐसा नहीं होता है। एक बीमारी है जो कुछ ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उसका इम्बैलेंस होता है, तब ये बीमारी होता है, जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होता है। तो ये बीमारी है, इसके बारे में जैसा एक ट्यूबरक्लोसिस हो गया, किसी इंसान को फीवर हो गया, उसी तरह से एक मानसिक बीमारी भी एक बीमारी है जिसमें पैथोजेनिसिटी होती है, मतलब कि ब्रेन में कुछ कमी होती है, न्यूरोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है, तभी इंसान को मानसिक बीमारी होती है। तो इसके बारे में एक अवेयरनेस, एक ट्रीटमेंट ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी के टाइम पे ये चीज़ें ठीक हो रही हैं। ऐसे में सर इसी में एक सब्जेक्ट आता है सर एपिलेप्सी का। अगर एपिलेप्सी की बात करें या फिर अगर आपने खुद कहा कि ऑटिज्म पे बात करते हैं, ऑटिज्म जिस तरीके से आज प्राय घर घर में देखा जा रहा है और अगर देखा जा रहा है कि बच्चों में इस तरह की बातें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, आज जिस तरह की ऑटिज्म की समस्या बढ़ती जा रही है, क्या ये सही में वाकई में मानसिक बीमारी है? हाँ जी, तो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जहाँ पे क्या होता है कि बच्चे में, कुछ बच्चों में ऐसे ये तुरंत में जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से कुछ साइन एंड सिम्टम्स ऑटिज्म के दिखने लगते हैं और ये बीमारी 100 में से 1 बच्चों को होता है। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है। पहले के टाइम पे लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, लोग बात नहीं करते थे, तो ये पता नहीं चलता था। बट अगर माँ बाप को सही से ऑटिज्म के बारे में लक्षण पता हो तो हम बहुत जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो जन्म ले रहे हैं, जन्म लेने के बाद एक मदर के साथ एक बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, सही से बैबलिंग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, एक जो आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं ना, ये बॉन्ड नहीं बन पाता है क्योंकि एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। तो बहुत स्टार्टिंग से ये चीजें दिखने लगती हैं और ये कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, तो माँ बाप भी समझने लगे हैं आजकल। अगर इसके बारे में हम ज्यादा अवेयरनेस करेंगे तो ये हम बहुत जल्दी इस बीमारी को पकड़ सकते हैं और इसका हम बहुत जल्दी से इलाज कर सकते हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि माँ बाप के साथ सही से उनका खुद का जो होता है कनेक्शन वो सही से नहीं हो पाता, क्या अगर देखा जाए तो क्या ये पूरी तरह से एक जेनेटिक बीमारी है? हाँ, सो ये देखिए सिर्फ एक जेनेटिक बीमारी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो जेनेटिक एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि जेनेटिक रीजंस बहुत कॉमन है इसके लिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए। बट और भी तरह तरह के रीजंस है, जैसे माँ बाप अगर ओल्ड एज में, अगर एज बढ़ने के बाद अगर बच्चा बेबी प्लान कर रहे हैं तो भी एक रीजन होता है। काफी रीजंस हैं, कुछ इडियोपैथिक भी है, कुछ अननोन रीजंस भी हैं जिससे ऑटिज्म होता है। जेनेटिक इसका एक कंपोनेंट है। कुछ बहुत सारे जीन्स भी अभी के टाइम पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिससे पता चला है कि ये जीन रिस्पॉन्सिबल है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के लिए। 9 महीने के गर्भ में बच्चा जब पल रहा होता है सर, तो ये 9 महीने के जो गर्भ में जो बच्चा जब पलने के दौरान जिस तरीके से उनको अच्छा खान पान नहीं मिल पाना, इसकी एक प्रमुख वजह देखिए डेफिनेटली प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर अपना ध्यान रख रही है अच्छे तरीके से तो बच्चे की सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है ना। ऊपर से माँ का जो मानसिक स्वास्थ्य है अगर वो सही रहता है, वो भी बच्चों पे काफी फाइंडिंग्स ये भी हमें मिली है कि अगर माँ को अगर कोई स्ट्रेस होता है या फिर कोई भी डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ होता है तो उससे बच्चे पे डेफिनेटली असर पड़ता है। उस वजह से मानसिक बीमारी होती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। अगर माँ का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इफ दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, सो डेफिनेटली इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ। ये सब चीजें भी हैं। आज जिस तरीके से सर बच्चों में मोबाइल की जो बातें आ जाती है, तो मोबाइल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर कि बच्चे जन्म लेते हैं तो मोबाइल का सहारा उनको दे दिया जाता है कि अब यही तुम्हारी जिंदगी है, इसी में अपना खेलो, इसी में हर काम करो।
देखिए ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि आप अभी के टाइम पे बहुत सारे स्टडीज हुए हैं, फाइंडिंग आया है कि बच्चे के मेंटल हेल्थ पे, बच्चे के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे, सब चीज़ों पे, कॉग्निटिव स्किल्स पे एक मोबाइल है जो बहुत असर कर रहा है ना, क्योंकि कुछ ब्रेन के कुछ न्यूरोकेमिकल्स है, सेरोटोनिन है, बहुत तरह के न्यूरोकेमिकल्स हैं जो डेफिनेटली असर कर रहे हैं, और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य में कुछ तो फाइंडिंग्स रिसर्च अभी तुरंत रिसेंटली हुई है जिसमें ये पाया गया है कि डेफिनेटली ये काफी एक असर करता है ना, बच्चे के मेंटल हेल्थ पे, उनका जो विकास होता है, माइंड का जो विकास होता है, जिससे IQ डेवलपमेंट होता है, वो सब चीजों पे काफी असर करता है मोबाइल एडिक्शन से। तो डेफिनेटली इस पे माँ बाप को काम करना चाहिए कि आप थोड़ा सा बच्चों को दूर रखें इन सब चीज़ों से, बहुत स्टार्टिंग से ही। इसके लिए आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए कि आप खुद भी अगर आप बच्चे के सामने लेकर मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो माँ बाप को देखता है करते हुए, है ना। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। परिवार में जिस तरीके से आज के समय में, वर्तमान समय में जो अलगाव की जो समस्या है, वातावरण जो बनी है अलगाव की, अकेले रहने की, आज मदर फादर और बच्चे एक साथ अलग अलग रहते हैं। पहले के जो लोग रहते थे वो पहले लोग दादा दादी चाचा चाची के साथ पूरा संयुक्त परिवार के साथ लोग रहते थे, और अब जो प्राय जो वर्तमान समय में जो माहौल चल रहा है, अलगाव वाली स्थिति चल रही है। क्या ये भी एक कारण है सर? ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि पहले के लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बच्चे को टाइम मिलता था सबके साथ। एक माँ बाप जो आज खुद ही दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप एक बच्चे को कितना टाइम दे पाओगे? उस टाइम पे आपके पास यही ऑप्शन बचता है कि आप बच्चे को मोबाइल के साथ छोड़ दोगे, है ना। तो पहले के टाइम पे जो चीजें लोग हमारे पूर्वज जो करते आ रहे थे, तो डेफिनेटली उसका एक बहुत इम्पैक्ट बनता है, क्योंकि बच्चा जो सोशल स्किल सीखता है अपने दादा दादी से सीखता है या फिर अपने आसपास के लोगों से सीखता है। अगर बड़ी फैमिली में बच्चा अगर पल रहा है, अगर उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो बहुत हेल्पफुल है बच्चे के ग्रोथ के लिए, मानसिक विकास के लिए। और अकेले रहने से डेफिनेटली चीजें, आजकल अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे चीजें हैं जो बिगड़ रही हैं। वर्तमान समय में जिस तरीके से आज लोग अपार्टमेंट में रहने भी लगे, लोग बाहर फील्ड में जाने से लोग अब कतरा रहे हैं, क्योंकि बाहर कोई फील्ड नहीं मिल रहा है खेलने कूदने की जगह। ये भी सर एक कारण हो सकता है। देखिए अपार्टमेंट में भी लोग प्ले एरिया वगैरह रहता है, बट ऐसा नहीं है कि, बट ठीक है, वहां पे भी आप अगर न्यूक्लियर रह रहे हो, आप अकेले रह रहे हो, बच्चे को अलाउ नहीं कर रहे हो बाहर जाने के लिए, अगर छोटे सोसाइटी में, तो डेफिनेटली ये चीज भी असर करता है। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग शाम में एक जगह मिलते थे, आप एक दूसरे से सीखते थे, स्कूल आने के बाद भी वो जो ग्रोथ आप सारे बच्चों के साथ मिलके आप एक दूसरे से सीख के करते थे, वो बहुत पॉजिटिव होता था। वो सब चीजें भी हैं, बट हर चीज का एक प्रोज एंड कॉन्स भी है, बेनिफिट भी है, लॉस भी है, तो डेफिनेटली वो चीजें भी असर करती हैं। ऐसे में सर अब ये बताएं कि जिस तरीके से आपने एक कारण बता दिया, एक लक्षण बता दिया, आपके इस क्लिनिक में उन बच्चों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था है? चूंकि अभिभावक आप बहुत सुनना चाहते हैं आपके मुख से कि किस तरह की व्यवस्था है जो हमारे बच्चे आपके यहाँ जाए और जाके आपसे पूरी तरह बच्चे स्वस्थ हो जाए। इन चीजों पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी के टाइम पे भी हम काफी कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे क्लिनिक से भी काफी कैंप्स वगैरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, न्यूज़पेपर मीडिया हो गया, कहीं भी मीडिया हो गया, हम उस चीजों पे इस बारे में बात करते हैं। इवन सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी हम इन चीजों के बारे में काफी कुछ पब्लिश करते हैं, जिससे लोगों को पता चले कि अभी आप कितनी जल्दी बच्चों में इस तरह की बीमारी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन चीजों पे हम काम कर रहे हैं। ऊपर से जो पेरेंट्स हैं अगर आते हैं इस बारे में बात करते हैं, तो हम डेफिनेटली उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इन चीजों पे कि आप कितनी जल्दी आप ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकें। प्राय ये देखा जाता है सर कि ऑटिज्म की जब बात कहीं आती है तो यहाँ पे ऑटिज्म सेंटर बहुत सारे हैं, तो लोगों का सिर्फ यही कहना है कि सिर्फ थेरेपी ही इसका एक मुख्य इलाज है, इसके अलावा इसका कोई दवा नहीं है स्पेशली कि इसको मुंह में डाला और उसको पूरी तरह से सही कर दिया। देखिए क्या होता है कि जो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, इसके साथ काफी डिफरेंट चीजें भी आती हैं, डिफरेंट साइकेट्रिक इलनेसेस भी आते हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये ऑटिज्म के साथ आता है। कभी कभी बिहेवियर बच्चों में बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज होती है, इरिटेबिलिटी होता है, कभी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है। इन सब चीजों के लिए डेफिनेटली हम मेडिकेशंस भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बिहेवियरल थेरेपी इज इम्पोर्टेंट, स्पीच थेरेपी इज इम्पोर्टेंट, बट आप अगर फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन दे रहे हैं तो वो बच्चों पे अच्छे तरीके से काम करता है। तो आई थिंक दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अगर जहां पे रिक्वायर्ड है तो हम एज अ साइकेट्रिस्ट हम सब चीज का ध्यान रखते हैं। एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच है जिसको हम फॉलो करते हैं। इवन पेरेंट्स के लिए भी काफी कुछ बिहेवियरल थेरेपीज होता है जो ऐसे बच्चों के लिए जरूरत होता है, तो हम वो सब चीजों को भी ध्यान रखें। अब अभिभावक सर आपके मुख से ये सुनना चाहते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए, तो सर क्या कुछ
विश्वास मिलेगा उनको कि हमारे बच्चे पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। डेफिनेटली ठीक होंगे। एक तो पहली बात की निराशा नहीं करना है। अगर बच्चे में आपके ऑटिस्टिक लक्षण है तो माँ बाप के मेंटल हेल्थ पे भी काफी असर करता है ना। सो आप लोग भी ऐसे धैर्य रखिए। ऐसा नहीं है कि हम इसको इलाज नहीं कर सकते हैं, और बच्चा को अगर हम सही से ट्रेनिंग देंगे, अगर माँ बाप सही से चीजों को हैंडल करेंगे और हम सही तरीके से इलाज करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा आगे जाके सस्टेन लाइफ कर सकता है, अच्छे से अपना लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकता है। सर ड्यूरेशन लगेगा फिर इसमें? ड्यूरेशन लगता है डेफिनेटली। सपोर्ट थोड़ा सा चाहिए, केयर गिवर को भी बहुत ज्यादा डेडिकेशन लगता है, हमें भी डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, बट एक टाइम के बाद आप डेफिनेटली बच्चे को ऐसा बना सकते हैं कि वो सही से अपनी लाइफ को बिता सके। क्या 6 महीने, साल भर या 2 साल? देखिए वो डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। कभी कभी 2-3 साल भी लग जाता है। एक कांस्टेंट ट्रीटमेंट जरूरी है। आपको एक थेरेपिस्ट के, एक साइकियाट्रिस्ट के टच में रह के अपने बच्चे के ऊपर हर प्रतिदिन काम करना होता है। थोड़ा सा एफर्ट लगता है। ये श्योर है कि वो बच्चे फिर डेफिनेटली हम इससे उनकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, और हम जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे हम उतना अच्छा प्रोग्नोसिस उसका कर सकते हैं। सर हर वर्ग के लोग अपने बच्चों को यहाँ पे लाना चाहते हैं सर। बात करते हैं सर, स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं निम्न उम्र और मध्यम वर्ग के परिवार के बारे में बात करते हैं सर, वो अपने बच्चों को लेके आए तो सर क्या वो अपना पॉकेट देख के आपके पास पहुंचे, या क्या कुछ किस तरीके से इलाज होगा यहाँ सर उन लोगों के लिए? क्या कुछ खास योजना रखा उन लोगों के लिए? देखिए हम मुफ्त शिविर वगैरह करते हैं, है ना, जहाँ पे अगर कैसे भी हो समाज के लिए हम सेवा करते हैं। डॉक्टर इसीलिए हम लोग बनते हैं कि हम समाज की सेवा कर सकें। पैसे अपनी जगह पे हैं, अगर किसी को कुछ सच में प्रॉब्लम है तो हम डेफिनेटली हर चीज का इलाज करते हैं, और इसके लिए काफी मुफ्त शिविर वगैरह हम हर महीने ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो उस पे काम करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो डॉक्टर रोहित रंजन सर पूरी तरीके से उन लोगों के साथ 24/7 खड़े हैं जहाँ पे जो मरीज बेचारे पूरी तरह से असहाय हैं, निर्धन है, गरीब है, एकदम उनके साथ 24/7 खड़े हैं, एक ही लक्ष्य के साथ कि बच्चों की समस्या को हम दूर कर सकें। एकदम सर अभिभावक बहुत खुश होंगे आपसे ये न्यूज सुन के। एड्रेस चाहते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर चाहते हैं? हाँ, मेरा एड्रेस, मैं जगदेव पथ मंगलम इधर आरा गार्डन लोहिया पथ में प्रैक्टिस करता हूँ, है ना। जगदेव पथ पिलर नंबर 9 से जो रास्ता आता है एयरपोर्ट की तरफ, उधर लोहिया पथ है, वहाँ पे मेरा क्लिनिक है। सर साथ में अगर अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए? हाँ, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9263904973। सर जाते जाते एक अंतिम संदेश ये दे दे कि जिस तरह आने वाले समय में होली का एक महान पर्व आने वाला है, अपने इस साइकियाट्रिक हॉस्पिटल की तरफ से, क्लिनिक की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे पटनावासी, पूरे बिहारवासी, पूरे भारतवासी को होली पे एक शुभकामना संदेश दे दे, और साथ में उन अभिभावकों को, उन परिवार को जिनके बच्चे इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको सर एक बेहतरीन संदेश। हाँ, देखिए ऐसी अगर बीमारी आपको ऐसे लग रही है तो जनरली माँ बाप बहुत घबरा जाते हैं, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस बारे में अच्छे तरीके से अच्छे डॉक्टर को ढूंढिए, आप उसका इलाज कराइए। आप यहाँ भी आ सकते हैं, आप जितना हो, है ना, हम मुफ्त शिविर वगैरह भी रखते हैं, तो आप उसके बारे में पता कीजिए और आप आइए, उसके बारे में बात कीजिए, आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए। डेफिनेटली चीजें ठीक होंगी और हम इसका इलाज कर सकते हैं, और ये संभव है ना। एंड आप लोग को भी हैप्पी होली आने वाली है। हाँ, सेफ रहिए।